हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज बच्चों हम पेपर लेके आए हैं। आज जो फिजिक्स का जो पेपर हुआ है जालौर डिस्ट्रिक्ट का, उस पेपर को हम लेकर के आए हैं और यहाँ पे आपको पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा वीडियो को सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखिए आप पहले पेपर पूरा देख लीजिए। ये क्या दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल कुल मिला करके आपको जो कुल सवाल दे रखे हैं वो कुल सवाल आपको दे रखे हैं 31 तक दे रखे हैं। ठीक है, पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं। और जो पेपर के लिए अपन लेवल देखा जाए तो पेपर का जो लेवल था बहुत ही सिंपल लेवल था। पहला पूछा गया है बच्चों आपसे, वो पूछा गया है, पहला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई सीजीएस प्रणाली का पूरा नाम लिखिए। सीजीएस प्रणाली का पूरा नाम क्या होता है? सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ये हो गया सीजीएस प्रणाली का पूरा नाम। दूसरा है गति का दूसरा समीकरण लिखिए। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही लल्लू टाइप का सवाल पूछा गया था। त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। सदिश राशि किसे कहते हैं? बहुत ही मतलब यहाँ पे सारी डेफिनेशन आपसे पूछी गई, बहुत ही सिंपल पेपर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होगा सदिश राशि। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था बच्चों, आवेग किसे कहते हैं? आवेग क्या होता है? जो बल का जो समग्र प्रवाह होता है उसे हम आवेग कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बल होता है वो बहुत ही कम समय के लिए यदि लगता है तो ये जो प्रभाव होता है बल का, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और आवेग को हम आई से लिखते हैं और आई का फॉर्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। या फिर आवेग किसे कहा जा सकता है? संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको भी हम आवेग कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो बच्चों पूछा गया था, शक्ति किसे कहते हैं? मतलब बहुत ही फर्जी टाइप का सवाल। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कहा जाता है प्रति एकांक समय में जो कार्य किया जाता है या फिर कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। 9वीं क्लास में बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला पूछा गया, गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। गणितीय रूप में न्यूटन की गति का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखना है तो क्या होता है? F इज इक्वल टू जी, एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो हम लिखते हैं जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हो गया इसका गणितीय रूप। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल पेपर पूछा गया था। ठीक है, अगला पूछा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? यहाँ पे जो ये जी होता है ना, इस जी को हम बच्चा क्या बोलते हैं? इस जी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चा वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यहाँ पर बच्चा मात्रक मत भूलना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे वो है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है कि जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको जब हम ऊष्मा देते हैं, जैसे हम बात करें पानी है वो बर्फ़ में बदलना स्टार्ट होता है, यानी कि पानी है उसकी अवस्था बदल रही है, बर्फ़ में बदल रही है, या फिर बर्फ़ है वो पानी में बदलता है, तो उस कंडीशन में जो भी हम ऊष्मा देते हैं उसको या ऊष्मा बाहर निकलते हैं उसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला सवाल है ऊष्मा भीति। यहाँ पे ऊष्मा भीति नहीं है, ऊष्मा मिति है। देखो नाम में आंसर है, ऊष्मा मिति का मतलब होता है मापना। ऊष्मा को मापना क्या कहलाता है? ऊष्मा मिति कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम लिखना था आपको। बहुत ही लल्लू टाइप का सवाल पूछा गया है। ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम क्या होता है कि यदि हमारे पास में तीन निकाय है हमारे पास में, ठीक है, एक ए है एक बी है, इनके बीच में एक दीवार है, कैसी है? रुद्धोष्मा दीवार है। और यहाँ पर रुद्धोष्मा का मतलब कुचालक दीवार, और यहाँ पे सी है और ये सुचालक दीवार है। मैं कहता हूँ कि यदि ए और बी दोनों अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ में तापीय साम्यावस्था में हो, तापीय साम्यावस्था में होने का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो, टी ए बराबर टी सी हो एंड टी बी बराबर टी सी हो। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। टी ए बराबर क्या होगा? टी बी होगा। और यही क्या है? ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है। ठीक है, अगला देखेंगे हम वो है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक लिखिए। अरे भाई मात्रक लिखने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में N इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से मात्रक बनाया जा सकता है। ये क्या होती है? ऊष्मा, यानी कि जूल में मापेंगे। ये क्या होता है? मोल, तो मोल लिखेंगे यहाँ पे। और टेम्परेचर को किस में मापेंगे? केल्विन में। तो मात्रक क्या बन जाएगा? जूल प्रति मोल इंटू केल्विन बन जाएगा। बहुत ही फर्जी सवाल पूछा गया था।
दोलन शक्ति किसे कहते हैं? दोलन गति करती हुई वस्तु के अंदर जो निहित शक्ति होती है उसको हम दोलन शक्ति कह सकते हैं, या फिर दोलन गति किसे कहते हैं ये पूछना चाहिए था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो दोलन गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु किसी मात्रा स्थिति के सापेक्ष बार बार गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? ये पहले चैप्टर का सवाल पूछा गया है, बहुत ही फर्जी सवाल पूछा गया है। प्रकृति के अंदर जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण, आप याद रख सकते हो। दूसरा हो गया विद्युत चुंबकीय बल हो गया। तीसरा याद रख सकते हो आप दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथा याद रख सकते हो प्रबल नाभिकीय बल। और जिनके भी अभी फिजिक्स का पेपर होना है उसके अंदर ये वाला सवाल पक्का टपकेगा, 100% पेपर में आएगा। फिर निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी आपको मान दे रखा है, ठीक है, मापित मान होता है और एक वास्तविक मान होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है उसको निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगला पूछा गया औसत वेग किसे कहते हैं? वेग का ऐसा ही मात्रक लिखिए। औसत वेग किसे कहते हैं कि जो कुल दूरी होती है, ठीक है ना, कुल दूरी बट्टा मतलब कुल विस्थापन लिखेंगे अपन, दूरी नहीं लिखेंगे, कुल विस्थापन लिखेंगे, अपन में कुल समय लिखेंगे, ठीक है। तो प्रति एकांक समय में तय किया गया जो कुल विस्थापन होता है उसको हम औसत वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पर, एकमात्र न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया कि 2 समान परिमाण के सदिशों के मध्य क्या कोण हो कि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। ये एक ढंग का सवाल अपन कह सकते हैं। ढंग का तो ये भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए इसने दे रखा है कि 2 हमारे पास में, ठीक है, 2 सदिश है हमारे पास में। एक सदिश है P है, माना एक सदिश है P और एक सदिश है Q, और उनका रिजल्ट क्या है? उनका रिजल्ट है वो R है। परिणाम क्या है उनका? परिणाम क्या है उनका? R है। क्या है बच्चा? R है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो? P और Q के बीच में, ताकि उनका रिजल्ट भी सेम मिले, ठीक है। तो इसने बोला कि 2 समान मान के सदिश दे रखे, ये दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि P x है तो ये Q भी क्या होगा? x होगा। और इसने बोला कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या रखा जाए ताकि जो रिजल्ट है वो भी इनके बराबर ही मिले, यानी कि ये x है ये x, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए वो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है R को ज्ञात करने का? R बराबर P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे x, P की जगह भी रखेंगे x तो x², Q की जगह भी रखेंगे x तो x² हो गया 2, P की जगह रखो x, Q की जगह भी रखो x, और हमारे को थीटा निकालना है तो यहाँ से ज्ञात कर लो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्गमूल, यहाँ से वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करो तो x² आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x² कितना हो गया? 2x², ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x² cos थीटा हो जाएगा। तो ऐसा करो, यहाँ से x², यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर भी 2x² है, इसको आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा? 1 + cos थीटा आ जाएगा। x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 गुणा में नीचे जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1 + cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? हाफ है, एक को इधर भेज दो तो माइनस आ जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चा? cos थीटा बराबर आ जाएगा -1/2, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर क्या रखे ताकि इसका जो आंसर है -1/2 आना चाहिए, यानी कि थीटा का मान वो होता है 120 डिग्री। तो इसका जो बच्चा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल था। अगला सवाल हम बच्चा देखते हैं, वो सवाल है 18वां सवाल दे रखा है, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। इसे अपन जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप किसी भी कोई भी बस है और उसके अंदर कोई यात्री बैठे हुए हैं और बस रुकी हुई है तो आदमी है वो भी रुका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बस को अचानक से आप स्टार्ट करते हो तो आदमी को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है? क्योंकि बस आगे की तरफ गति कर रही है, लेकिन उसकी जो बॉडी पहले भी विराम अवस्था में थी तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है और उसकी वजह से उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब होता है जो किया गया जो कार्य होता है वो ठीक है, किया गया कार्य होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो 9.8 होता है। अद्वितीय समीकरण क्या होते हैं? PV = NRT होती है।
अगला हम देखते हैं बच्चा, वो है आयतन प्रसार गुणांक को समझाइए। आयतन प्रसार गुणांक को आपको समझाना था, तो हम जानते हैं कि आयतन प्रसार को जब हम पढ़ते हैं बच्चा, तो उसमें हम लिखते हैं कि किसी भी वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन होता है डेल्टा वी, वो समानुपाती होता है प्रारंभिक आयतन के, और डेल्टा वी समानुपाती होता है आप तापमान में कितना परिवर्तन करते हो। तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो लिख सकते हैं वी समानुपाती डेल्टा टी। तो यहाँ से समानुपाती को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है गामा, और इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो गामा होता है इसको बोला जाता है आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू डेल्टा टी। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं वी का मान 1 मीटर क्यूब रख लो आप, डेल्टा टी का मान रख लो आप 1 केल्विन रख लो, तो गामा किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु के टेम्परेचर में 1 केल्विन की वृद्धि करने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और यहाँ से इसका मात्रक भी बनाया जा सकता है। इसका मात्रक क्या बनेगा यहाँ से बच्चा, इसका मात्रक देखो ये भी आयतन है, आयतन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केल्विन, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन केल्विन, या केल्विन यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चा हमारे पास में वो आयतन प्रसार गुणांक हो गया। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है 23वां, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम समझाइए। अरे भाई लल्लू टाइप का सवाल, ये 2 बार उसने पूछा है। एक सवाल पहले भी पूछा जा सकता है, शून्य कोटि का नियम पहले पूछा जा चुका है, और ये बच्चा जो पूछा था वो 11वां सवाल पूछा था। यहाँ पे इसने ये वापस से इसको रिपीट किया है। ठीक है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसको ऐसे लिखा जाता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। तो देखो यहाँ से हम इसके डेफिनेशन बना सकते हैं। एम का मान आप 1 रखो, 1 किलोग्राम पदार्थ है कोई, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। 1 किलोग्राम पदार्थ या फिर एकांक द्रव्यमान का ताप में वृद्धि एकांक करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अगला पूछा गया सरल लोलक के लिए आवर्तकाल के लिए सूत्र लिखिए। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई√L/g होता है। ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला है वो है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको संबंध स्थापित करना, तो संबंध क्या निकल के आता है, G = कैपिटल GM अपॉन में क्या आता है, R² निकल के आता है, और यही उनके बीच में संबंध होता है। अगला पूछा गया था बच्चा, वो पूछा गया था अल्फा बीटा और गामा में संबंध क्या होता है, 1:2:। अल्फा बीटा और गामा में जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:3। इसका आपको डेरिवेशन करना था, मैंने नोट्स में इसको करवा रखा है। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू 2 भागों में खर्च होती है। एक तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और एक उस निकाय के द्वारा कार्य करने में, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये लिख सकते हो आप। आपको यहाँ पे डिफाइन करना था आवर्तकाल क्या होता है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती क्या होता है बच्चा, आवर्ती का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने दोलन पूरे हो रहे हैं उसको हम आवर्ती कहते हैं। कला कौन या कला क्या होती है, कला कोई भी, यदि कोई भी वस्तु है जो दोलन गति कर रही है या कंपन गति कर रही है तो कला वह भौतिक राशि होती है जो ये बताती है, मतलब दोलन गति करती हुई वस्तु की गति की अवस्था को बताती है कि जो दोलन गति कर रही वस्तु है वो कहाँ पर है माध्य स्थिति से, ठीक है ना, उसकी गति के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन देती है। मुक्त दोलन किसे कहते हैं, जो उसकी प्राकृतिक आवर्ती से कोई भी वस्तु दोलन गति करती है तो उसको मुक्त दोलन कहा जाता है। मुक्त दोलन का मतलब ये भी होता है कि उसके अंदर जो बाहरी बल वगैरह होते हैं वो 0 होते हैं और वो उसी नियत आयाम से लगातार कंपन गति करती रहती है और उसकी ऊर्जा के ह्रास में लगातार कमी नहीं होती है, उसको हम मुक्त दोलन कहते हैं। अगला है अवमंदित। अवमंदित का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु दोलन गति करती है तो बाहरी बलों के कारण उसके आयाम में लगातार कमी होती जाती है तथा उसकी ऊर्जा है वो लगातार घटती जाती है। इस प्रकार के दोलनों को हम अवमंदित दोलन कहते हैं। अगला है प्रणोदित दोलन। प्रणोदित दोलन का मतलब होता है कि यदि कोई भी वस्तु है बाहरी जो बल की आवृत्ति होती है उसकी आवृत्ति से कंपन गति करने लगती है तो इस प्रकार के दोलनों को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। जैसे आटा चक्की जो कंपन करती है वो, ठीक है, उसकी वजह से जो खिड़कियाँ वगैरह कंपन करती है वो। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, वही किसी माध्य स्थिति के सापेक्ष बार बार होने वाली गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। रेखीय सरल आवर्त गति के बारे में समझाना था, आपको नोट्स में मैंने करवा रखा है। प्रणोदित दोलन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अनुनाद के बारे में, अनुनाद के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना था कि भाई अनुनाद क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु होती है
कोई बाहरी जो बल होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर या फिर उसकी प्राकृतिक आवृत्ति पूर्ण गुणज के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु होती है वो अधिकतम आयाम से कंपन गति करने लगती है और इस कंडीशन में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। और इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, जब भी जो सैनिक की टुकड़ी होती है किसी ब्रिज को पार करती है तो उसको हिदायत दी जाती है कि आप कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस की घटना की वजह से वहाँ पर ब्रिज है वो टूट सकता है। अगला है एम द्रव्यमान की पृथ्वी तल से एच तक ले जाने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कितना कार्य करना पड़ता है? mgh करना पड़ता है। बल इंटू विस्थापन से कर लो, बल कितना लगता है? mg लगता है और हाइट कितनी है? h है तो mgh आ जाएगा। ठीक है। समदाबी प्रक्रम क्या होता है? समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसके अंदर दाब क्या रहता है? नियत रहता है, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य सिद्ध कीजिए। कार्य क्या होता है समदाबी प्रक्रम में? किया गया कार्य W बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे P dV होता है, V1 से V2 तक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P कांस्टेंट होता है, बाहर ले लो तो 1 आएगा, dV आएगा और 1 का समाकलन क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम V लिखेंगे और लिमिट लगा देंगे V1 से V2 तक। तो यहाँ पर कार्य आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1 और यही किया गया कार्य होता है जिसको हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V और यही किया गया कार्य होता है। तो बच्चों पेपर बहुत ही सिंपल था। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिनका भी पेपर अभी होना है उनको बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।